नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स पर। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरे साथ है अंश भिलवार। और सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं और दिवाली में हमारे साथ बने रहिए। हमारी खास पेशकश भी लगातार आपके लिए हम लेकर आएंगे। बाजार की बात करें तो कल की तेजी के बाद थोड़ी सी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक बार दिखी है। निफ्टी की बात करें तो 130 अंकों की गिरावट इंडेक्स लेवल पर 24,210 के आसपास। और बैंकिंग शेयरों में आउट परफॉर्मेंस दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी बैंक 180 अंकों की तेजी के साथ 51,440 के आसपास। इंडिविजुअल स्टॉक मूवर्स की बात करें तो नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस पे है। भारतीय एयरटेल भी स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। नतीजों के बाद कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। एनटीपीसी 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासिम, एलएनटी सभी स्टॉक्स में 1.5 से 1% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लूजिंग साइड की बात करें तो ऑटो शेयरों में कमजोरी है। टाटा मोटर्स 4% की गिरावट के साथ इंडेक्स के टॉप गेन लूजर्स में शामिल है। इसी के साथ इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो इन सभी स्टॉक्स में भी 2.5 से 4% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी है। ध्वनि के पास थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ जो दिग्गज मेहमान जुड़े हैं वो हमारी सहायता करेंगे आपके सवालों का जवाब देने में। स्क्रीन पर दिए गए मोड से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। स्टॉक का नाम, कितनी क्वांटिटी है आपके पास, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं और क्या परचेज प्राइस थी आपकी, ये सभी डिटेल्स हम तक भेजें और हमारे जो मेहमान हैं वो आपकी सहायता करेंगे अपना इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बनाने में। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की आपको भी शुभकामनाएं। सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर आपकी राय दीजिए। कल थोड़ी सी तेजी दिखी थी पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद, लेकिन आज फिर एक बार ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक थे, लेकिन भारतीय बाजारों में नरमी दिखी है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। क्या रणनीति बनानी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? वेरी गुड मॉर्निंग और धनतेरस की पूरी ईटी की टीम को और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले अगर हम इंडेक्स में निफ्टी की बात करते हैं तो डेफिनेटली कल के सत्र में हमने देखा कि यहाँ पे ब्रीदर देखने को मिला था, जहाँ पे हमने देखा कि सेशन यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में डेज वापस से हमने हाई देखे थे। 24,500 के लेवल्स को हमने वापस से रीटेस्ट करा था। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज प्राइस एक्शन को अगर हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं तो एक रिवर्सल मूव जो है वो उसको कंसिडर नहीं करा जा सकता है वहां पे, क्योंकि आज के सेशन को अगर हम फॉलो अप मूव के तौर पे देखते हैं तो यहाँ पे वापस से एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है इंडेक्स के अंदर। 24,000 का लेवल खास करके ध्यान में रखना रहेगा निफ्टी के अंदर। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो गिरावट है वो आपको और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल जो निफ्टी का यहाँ पे बन रहा है वो 23,700 के लेवल्स के पास निफ्टी का एक अहम सपोर्ट लेवल बनता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल बेयरिश साइड का सेंटिमेंट है इंडेक्स के अंदर वो फर्दर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है आगे के सेशंस में भी। बैंक निफ्टी डेफिनेटली आज आउट परफॉर्म कर रहा है, बट डेली चार्ट्स के ऊपर जो बहुत ही एक नोटवर्दी पॉइंट है कि बैंक निफ्टी अपने जो अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है 20 और 50 की, उनके ऊपर कल की सेशन में भी और आज के सेशन में भी एक रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल रहा है। वहां से आपको देखने को मिल रहा है कि एक सेल ऑफ जो है वो कायम है। कल भी हमने उन्हीं लेवल्स के पास यहाँ पे 51,600 51,620 के लेवल्स के पास एक वापस से रेजिस्टेंस फेस करा था। और आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो उन्हीं लेवल्स के पास हमने एक हाई बनता हुआ देखा। 51,500 के लेवल्स के पास एक वहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट फेस हो रहा है। बैंक निफ्टी में जो अहम लेवल अगर बुलिश साइड का मोमेंटम बनाए रखना है तो क्रॉस करने के लिए बनता है वो है 51,600 का। इसके ऊपर आपको क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी एक
यहाँ पे मिलता है सेशन, तो आप बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश हो सकते हैं, वरना बैंक निफ्टी के अंदर भी जो ओवरऑल सेल ऑफ है वो फर्दर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है आगे की सेशंस में। 51,000 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में खास करके ध्यान में रखना रहेगा। इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद वापस से जो हमने प्रीवियस लो बनाए थे 50,270 के लेवल्स के पास, वो वापस से बैंक निफ्टी एक बार फिर से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिले। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं और सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस, बधाई हो। आशीषा, मैं आपके पास एक्चुअली आना चाहूँगा। आप जैसे कि मेटल सेक्टर मेनली ट्रैक करते हैं और धनतेरस में मोस्टली गोल्ड सिल्वर को खरीदते हैं। आपके लिए तो काफ़ी आसानी हो जाती होगी समझने के लिए कि कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है। साथ ही क्या आप धनतेरस पे भी गोल्ड सिल्वर लेते हैं? बिल्कुल, काफ़ी ऑस्पिशियस गिना जाता है सिल्वर और गोल्ड खरीदना इस दिन पर। लेकिन पिछले एक साल की बात करें तो करीब 40% की तेज़ी गोल्ड और सिल्वर दोनों में दिखी है। याद रखें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते ये तेज़ी दिखी है। लेकिन गेस व्हाट, इतनी तेज़ी के बाद भी सभी एक्सपर्ट्स और सभी ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट सिल्वर की बात करें तो 1 लाख रुपया पर केजी ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है MCX पर, और मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 1,30,000 रुपए पर केजी के आसपास अगले संवत तक जा सकता है। तो हाँ, महंगा तो है बिकॉज हाल ही में काफी बढ़ चुके हैं रेट्स, लेकिन उसके बावजूद और आगे बढ़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन आप पर्सनली क्या आप धनतेरस के दिन लेते हैं? नहीं, मैं नहीं लेती, इट्स टू एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आपने देखा कि बाजार में गोल्ड सिल्वर ने पिछले धनतेरस से अब तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। एक्चुअली ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट भी देखे, ब्रॉडर सेक्टर इंडस्ट्री, सब ने ही पिछले धनतेरस से ये धनतेरस तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न दिए। सभी हरे निशान में नजर आए। तो ना सिर्फ गोल्ड लेकिन स्टॉक मार्केट में भी अच्छा उछाल नजर आया और हम उम्मीद करते हैं कि इस धनतेरस से अगले धनतेरस भी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न रहे। तो चलिए इसी के साथ हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष, हैप्पी धनतेरस। हाँ, हैप्पी धनतेरस। बताइए, किसमें आपकी खरीदारी है? मेरा खरीदारी था टाटा मोटर्स में था 975 का 100 शेयर है, 100 शेयर है, और टाटा पावर में भी है 472 का 100 शेयर है दोनों में, और एक है नेदरलैंड का 14,350 का 30 शेयर है उसमें। जी, आपको तीसरा स्टॉक हमारा एक्चुअली लिस्ट में नहीं है, उसे हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टाटा के 2 शेयर्स आपने बताए उसे हम ले लेते हैं। यहाँ पर टाटा पावर का आपका 472 से है ना शायद? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। धोनी जी, आपके पास ही आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। दोनों ही टाटा पावर पर इनके सवाल है। टाटा मोटर्स पे जहाँ से इनकी खरीदारी है वहाँ से 15% गिर चुका है। टाटा पावर भी देखे तो वो भी कुछ 12% गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन गिर के ये 3 सेशन से टाटा पावर 200 DMA पे थोड़ा अटक चुका है। तो यहाँ पे अटकने के बाद क्या थोड़ा सा रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ दोनों में स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्हें लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स का चार्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और इनफैक्ट अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को भी पुल करें तो दोनों ही तरफ पे वीक हो चुका है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल टाटा मोटर्स का बनता है वो है 780 की लेवल्स के पास। अब वहां तक कि इसके अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है वो फर्दर कंटिन्यू होती हुई इनको देखने को मिल सकती है। तो मेरी यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है, बट उस हिसाब से जिस हिसाब से इसके अंदर फॉल देखने को मिल रही है तो एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि नुकसान अभी यहाँ पे और बढ़ सकता है। और जहां तक टाटा पावर की बात है तो टाटा पावर डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर्स इसके देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में कोई भी एक बदलाव नहीं आया है। जो यहाँ पे नीचे की तरफ डिमांड जोन बन रहा है वो 400 की लेवल के पास है। तो 400 की लेवल के पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर टाटा पावर में होल्ड की सलाह रहेगी, जबकि टाटा मोटर्स में एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये राय टाटा मोटर्स और टाटा पावर पर स्टॉक पे पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखी है। इस बीच कृष्ण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? ये मेरे पास में जेंसार टेक्नोलॉजीज के 40 शेयर्स हैं जो मैंने अगस्त में समवेयर लिए थे 782 पे।
लेकिन अभी ये काफी डाउन चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है, रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? ओके, तो स्टॉक अभी 700 के आसपास कारोबार कर रहा है और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल होल्ड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं ध्वनि। जेंसार टेक्नोलॉजीज 782 के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं और 700 के आसपास स्टॉक है। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चार्ट्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? इसके अंदर डेफिनेटली होल्ड की सलाह रहेगी। ओवरऑल अगर आप इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बुलिश साइड का ही इसके अंदर ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ये फर्दर कंटिन्यू होगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2023 मई के बाद स्टॉक ने यहाँ पे अपनी 20 वीकली एवरेजेस जो होती है उसका सपोर्ट लेके रखा हुआ है। 50 पीरियड को भी टेस्ट करके वहां से ही हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ में 650 का स्टॉप लॉस बनता है करंट पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं उसके लिए, और ऊपर की तरफ टारगेट जो पहला यहाँ पे रहेगा वो होगा 840 का। 840 करने के बाद स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे दिखा सकता है। जेंसार टेक पर भी आपको अहम लेवल्स दे दिए गए हैं। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं, वो भी ऑन लाइन पर है। अभी सुनील हमारे साथ शामिल है। सुनील, हैप्पी धनतेरस। सेम टू यू सर, एंड आपकी पूरी टीम को धनतेरस एंड दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। बताइए किसमें है आपकी खरीदारी आज? एक्चुअली जी मैंने जियो फाइनेंस को लेके काफी टाइम से मैंने होल्ड करके रखा हुआ है जी। और जिस टाइम में मैंने दिया था उसका 30 शेयर से हमारे पास है और उसकी जो कंपेरेटिव रेट थी हमारी नियर अबाउट 353 के आसपास में। जी, 353 के आसपास। जी जी, और आप कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? अभी इसको मैं लेके जा सकता हूँ और लगभग 1 साल तक तो ले ही जा सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। ध्वनि जी, आपके पास से आना चाहूँगा। जियो फिनेंशियल पे इनकी खरीदारी है लगभग 353 के पास के भाव से, वहाँ से थोड़ा 10% नीचे आ चुका है। अब जहाँ पर है ये उससे और थोड़ा नीचे है तो एक्चुअली 310 का शायद वो लेवल है जहाँ से हमें पिछले अभी जून में एक अच्छा रिवर्सल आया था, उसके बाद में अगस्त में भी एक अच्छा उछाल आया था। अब वापस वहाँ पर ही कुछ 5-6 सेशन से ट्रेड कर रहा हुआ है। यहाँ पर टेक्निकली आपको क्या लग रहा है? अंश, जो आपने 310 का लेवल मेंशन करा है उसका एक और पॉइंट है कि आगे अगर आप देखें इवन फर्दर बैकडेट चार्ट में तो फरवरी में भी इसी लेवल्स के पास से स्टॉक ने एक अपवर्ड मोमेंटम ट्रेंड दिखाना शुरू करा था। तो ये एक अहम लेवल है स्टॉक के लिए, नीचे की तरफ होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखना रहेगा। 305 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। इनका जिस हिसाब से लंबी अवधि का यहाँ पे नजरिया है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर आपको और अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना 360 370 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसके अंदर जो टारगेट्स बनते हैं वो 430 रुपए तक के इसके अंदर टारगेट्स बन रहे हैं ऑन द हायर साइड। तो होल्ड करके रखें। 305 बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, जिस हिसाब से हम ऊपर की तरफ का ट्रेंड देख रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर इस बीच कई सारे स्टॉक्स नतीजों के दम पर आज फोकस में है। फेडरल बैंक की बात करें तो दूसरी तिमाही में मजबूत नतीजों के बाद स्टॉक में करीब 6% की जोरदार तेजी आज देखने को मिली है। तेजी के पीछे की वजह क्या है और कौन से ट्रिगर्स होंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, फेडरल बैंक में 6% की तेजी आज दिखी है। बिल्कुल, फेडरल बैंक के शेयर में हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद मजबूती हो रही है और उसकी वजह यह है कि अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को छोड़ दें तो कंपनी के बैंक के नतीजे हर पैमाने पर मजबूत रहे हैं और ब्रोकरेज का भरोसा भी शेयर को लेकर बढ़ा है। 3 रिपोर्ट्स आई हैं और तीनों की तरफ से बाय की रेटिंग है। अगर हम मुनाफे की बात करें, मुनाफे में करीब करीब 11% के आसपास की बढ़त है और 1050 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया सितंबर क्वार्टर में। आय की बात करें, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज से आय की बात करें तो उसमें 15% का उछाल है और ये फिगर आया है 2367 करोड़ रुपए का। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी बैंक के प्रदर्शन में काफ़ी हमें सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए हो या फिर नेट एनपीए, दोनों में हमने सुधार देखा है। Q2 ग्रॉस एनपीए 2.26% से गिरकर 2.09% पर आया है और नेट एनपीए की बात करें तो 0.64% से गिरकर 0.57% पर यह आंकड़ा बैंक ने क्लॉक किया है।
और नेटवर्थ 26,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 31,000 करोड़ रुपए के ऊपर निकल गई है बैंक की। सभी वर्टिकल में जो बिजनेस मोमेंटम है वो मजबूत है। एमडी एंड सीईओ केवीएस मणियन ने ये बताया है, ये जानकारी दी है। स्पेशली अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस कारोबार में भी हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी मजबूत है और डिपॉजिट के लिए क्रिसिल की तरफ से AAA की रेटिंग मिली है। ब्रोकरेज की अगर हम इस पर राय की बात करें तो नुआमा नोमुरा सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग बरकरार है। नुआमा ने 235 का टारगेट दिया है, नोमुरा ने 240 का और सिटी ने 231 रुपए का टारगेट दिया है फेडरल बैंक के शेयर के लिए। फिलहाल 200 रुपए के नीचे का भाव है फेडरल बैंक के शेयर में। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में देखेंगे तो थोड़ा सपाट आपको दिखेगा क्योंकि बाजार की कमजोरी रही हाल फिलहाल की, लेकिन 6 महीने में 23%, इस साल में करीब 26% के आसपास के रिटर्न्स थे और एक साल की बात करें तो 40% के आसपास शेयर ये चला है। लेकिन केवीएस मणियन साहब ने सितंबर में ही कार्यभार संभाला है बैंक का एमडी एंड सीईओ के तौर पर और उसके बाद ये पहले नतीजे आए हैं। उम्मीद करके चलेंगे कि आगे और भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन आज निश्चित तौर पर नतीजों के दम पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन है बैंक के शेयर का। की तेजी स्टॉक पर नतीजे काफी अच्छे रहे। कई सारे ब्रोकरेजेस ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं, जिसके चलते स्टॉक में आज तेजी दिखी है। इनफैक्ट स्टॉक के पिछले कुछ महीनों की बात करें तो अच्छा ट्रेंड भी दिखा है। ईयर टू डेट बेसिस पर करीब 26% का रिटर्न स्टॉक ने अब तक दिया है। ध्वनि, चार्ट्स पर देखें तो क्या राय रहेगी? अच्छे नतीजों के दम पर और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के दम पर स्टॉक में आज तेजी दिखी है, लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेने हो तो फेडरल बैंक पर क्या राय होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे फेडरल बैंक पे कोई भी एक फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मेरी सलाह में 200 का भाव अगर हमें क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करने को देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कोई भी एक फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म चार्ट को अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इस पूरे महीने में यही एक लेवल है जो बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे ही 200 के भाव को यहाँ पे स्टॉक क्रॉस करेगा तो वापस से आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर की तरफ 210 से 215 का लेवल इसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा अचीव करना। बट कोई भी एक फ्रेश पोजीशन 200 की लेवल के क्रॉस करने के बाद बनानी चाहिए। लेवल क्रॉस होने के बाद नए पोजीशंस बनाने की सलाह फेडरल बैंक का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में मैनेजमेंट्स लगातार नतीजों के लिए हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। और आज नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ महिंद्रा हॉलीडेज के एमडी और सीईओ मनोज भट्ट जुड़ गए हैं। मनोज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धनत्रयोदशी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुभ अवसर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा का आगाज करते हैं और जिस तरह का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का मोमेंटम हमने देखा है दूसरी तिमाही में, उसी पर बात करना चाहते हैं। किस तरह से आप फैक्टर्स इस मजबूत ग्रोथ के पीछे साझा करेंगे या उनको पिन पॉइंट कर पाएंगे? थैंक यू शो पे मुझे बुलाने के लिए और सभी व्यूअर्स को मेरी शुभकामनाएं फॉर द फेस्टिव सीजन। अगर मैं इस क्वार्टर के बारे में बात करूं तो दो तीन की हाइलाइट्स है। तो पहले तो है जो हमारी ऑक्यूपेंसी रही है जो वो 77.5% है। वो डिस्पाइट हमने रूम्स काफी जुड़े हैं, अबाउट 500 और रूम्स बढ़े हैं कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सो क्लियरली डिमांड काफी स्ट्रांग है और वो चलता आ रहा है। दूसरी तरीके से देखें तो हमारी अबाउट इवन दिस क्वार्टर 2019 रूम ऐड किए हमने और 3 रिजॉर्ट्स ऐड किए, तो हमारे मेंबर्स के लिए और लोकेशंस जुड़ गए हैं जिस जहां पर वो हॉलीडेज एंजॉय कर सकते हैं। और लास्टली हमारी मेंबर एडिशन जो है, जो 3500 मेंबर्स और अभी 3,02,000 मेंबर हो गए हमारे, तो जो उसके लिए भी हमारी जो मार्केट डिमांड है वो कंटिन्यू रही है। और ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर ऑक्यूपेंसी देख लें आप या तो फिर जो एवरेज रेट्स है वो दोनों देखें तो काफी ग्रोथ हुई है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो ओवरऑल इन अ गुड पोजीशन फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। मनोज, सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस। अंश बात कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल दरअसल प्रीमियमाइजेशन को लेकर है। आपका फोकस इस पर काफ़ी रहा है, जिस वजह से रियलाइजेशंस भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आने वाले ग्रोथ नंबर्स क्या इस तरह से ही मेंटेन रह पाएंगे इसमें? तो अंश, अगर हम प्रीमियमाइजेशन की बात करें, जैसे हमने लास्ट क्वार्टर भी बताया था कि हमारी जो नई अप्रोच है, जो प्रोडक्ट और जो मार्केट्स है, उसका जो फोकस है कि हम ओवरऑल
हायर टेन्योर प्रोडक्ट्स बेचे, ओवरऑल मिक्स चेंज करे, तो वो सक्सेसफुल हुई है। जैसे अभी जो इस क्वार्टर में ओवरऑल AUR जो बोलते हैं हम, एवरेज यूनिट रियलाइजेशन और एवरेज सेल्स वैल्यू, वो 5,04,000 के करीब है, जो 28% इंक्रीज कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, जो 28% बढ़ा है। तो वो जर्नी हमारी आई थिंक कंटिन्यू रहेगी, ऑल्दो ऑब्वियसली इस तरीके का इंक्रीज नहीं रहेगा, बट ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जर्नी जो हमारी प्रीमियमाइजेशन की तरफ है वो कंटिन्यू रहेगी। और दूसरा इसको हम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज करके और मार्केट्स को चेंज करके, वो भी फोकस रहेगी। और इस दौरान हम आई थिंक अनदर 1-2 क्वार्टर ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी और ओवरऑल AUR में आपको इंक्रीज दिखाई देगी। मिस्टर भट्ट, तो आपका फोकस प्रीमियम एंड पर रहेगा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहेंगे? कौन से नए होटल्स, कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर आप अभी फोकस करेंगे और कैपेक्स प्लान्स क्या रहेंगे अगले 2-3 साल के लिए? ने बताया था कि हमारी जो एस्पिरेशन है वो 10,000 रूम बाय FY30 तक 10,000 रूम, अभी हम 5,500 रूम के करीब है। तो जो हमारी करंट विजिबिलिटी है अराउंड 60-70% के बीच में है, तो दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी विजिबल, जो हमें दिखाई दे रहा है आज के डेट में। अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो बाय दिस ईयर एंड हम और होपफुली 3 और रिजॉर्ट्स और एक एक्सपेंशन होगा, तो ओवरऑल हमारी रूम काउंट बढ़ती रहेगी। एंड हमारा जो इस साल का रूम एडिशन होगा वो हमारी हिस्ट्री का हाईएस्ट रूम एडिशन होगा, एंड दैट इज इन लाइन विद हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि एक्सपैंड करें हम इन्वेंट्री। जहाँ तक कैपेक्स की बात है, हम कभी कैपेक्स नंबर डिस्क्लोज नहीं करते, बट जो भी है हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप देखें तो वो रूम एडिशन के हिसाब से बता रहे हैं, विच इज आवर मेन कैपेक्स। अगला सवाल, क्योंकि हम रेट ऑक्यूपेंसीज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपने कहा है कि इतिहास में एक नया लेवल जो है वो छुएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% मार्क के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ हम देखेंगे अगली तिमाहियों की, अगर मैं बात करना चाहूँ? और साथ ही डिमांड में ऐसे कौन से नए ट्रेंड्स हैं जिसको लेकर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं और इतना जोर दे रहे हैं अपने तमाम एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज पर भी? पहले तो हमारा जो ओवरऑल ईयर की ऑक्यूपेंसी है, लास्ट ईयर वाज अबाउट 85%। तो हमारा तो पहला ये गोल है कि वो उसी लेवल पे रखे ओवरऑल एट अ फुल ईयर बेसिस, बिकॉज ये बिजनेस काफी सीजनल है। सो क्वार्टर 3 काफी स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात है कि ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि जो हॉलीडेइंग ट्रेंड है हमारे मेंबर्स में, और हमारा मेंबर बेस्ड मॉडल है, तो यूजुअली सारे मेंबर्स जो है वो अपनी हॉलिडे बुक करते हैं, तो हमारी विजिबिलिटी रहती है। तो उस विजिबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं कि मेंबर्स ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं, और ड्राइविंग हॉलिडेज काफी इंक्रीज हुई है। सारी ट्रेंड्स पॉइंट कर रही है कि जो ओवरऑल हमारी डिमांड साइकिल है फॉर हॉलिडेज, ओवरऑल आई थिंक वो स्ट्रांग बरकरार रहेगी। चलिए भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद, आपने शिरकत की और तमाम सवालों के जवाब दिए।